मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया। टोपी ठीक रहती तो उधर रहते ना। अब उनको बुला लीजिए चाहे। मेरा संशोधन है श्रीमान कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए। किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लिखित विषयों का कोई उल्लेख नहीं किया। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के संबंध में प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट, हत्या, जाति हिंसा आदि को रोकने हेतु ठोस नीति के संबंध में सुनाई नहीं पड़ा। संशोधन प्रस्तुत किया हुआ मान लिया। प्रस्तुत किया हुआ माना गया। ठीक, इसी के साथ सबका संशोधन आप पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा आप कुछ कह रहे थे। आपके संशोधनों के साथ जो अन्य प्रतिपक्षी नेताओं के संशोधन है वह भी उपस्थित हुए माने गए। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा वो सरकार द्वारा भ्रमित करने का एक प्रयास था। केवल भाजपा का भ्रमित करने वाले विचारों का पुलिंदा मात्र ये अभिभाषण है। ये जनता को निराश करने वाला है, उनकी उपेक्षाओं पर आशाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, लघु उद्यमियों को और राजकर्मियों को इससे बड़ी निराशा हुई है। भाजपा सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास की और कार्य करती है कुछ का साथ कुछ का विकास। इसमें किसान, गरीब, नौजवान, वृद्ध, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, लघु उद्यमियों, व्यवसायियों, वकीलों, कर्मचारियों को उत्थान एवं कल्याण की किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। देश और प्रदेश में आर्थिक मंदी जोरों पर चालू है। आर्थिक मंदी के दौर से देश और प्रदेश गुजर रहा है। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसमें ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं है जिससे जनता को उनकी समस्याओं का निदान में राहत मिल सके। केवल पुरानी योजनाओं को ही परोसा गया है। राहत देने वाली कोई योजना का वर्णन नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव कल माननीय वाजपेयी जी ने, उपाध्याय जी ने इस सदन में रखा। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, अच्छे से रखा। जो साथी समर्थन किए विक्रम सिंह जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी बात अच्छी से रखी, कुछ कमेंट के साथ। एक सवाल उठाया उपाध्याय जी ने कि हम इस सदन में आए हैं तो अभिभाषण के समय विपक्ष मांग किया कि दोबारा अभिभाषण, इस अभिभाषण को खारिज किया जाए और दोबारा अभिभाषण पूरा महामहिम राज्यपाल इस सदन में दे। इसमें उन्होंने आलोचना भी विपक्ष की। मान्यवर आप भी संसदीय मामलों के ज्ञाता है और अध्यक्ष जी का तो कुछ पूछना ही नहीं। और संसदीय कार्य मंत्री तो और कुछ पूछना नहीं, तो भी संसदीय मामलों के ज्ञाता है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और बजट का प्रस्तुतिकरण महामहिम राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है। और ये नियम भी है, परंपरा भी है कि जो महामहिम राज्यपाल समय निर्धारित करें
उसे एक सेकेंड भी विलंब नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया, ठीक 11 बजे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और महामहिम राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ने अपनी आई, जो उन्होंने निर्धारित समय 11 बजे दिया था, 7.5 मिनट बाद वो यहां पहुंची अभिभाषण देने के लिए। इसलिए हम लोगों को इस बात की शंका हुई कि आखिर में इतना बड़ा नेता जो गुजरात में कई बार मंत्री रहा हो, कैबिनेट मुख्यमंत्री रहा हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीक रहा हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का राज्यपाल हो, अपने निर्धारित समय के से ही 7-7.5 मिनट लेट क्यों आया? तो हम लोग को आशंका हुई, और बात सही भी है कि इतनी योग्य नेता जो आज महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने जब सरकार का दिया हुआ अभिभाषण देखा हो, पढ़ा, तो उनको बड़ा निराशा लगी, बहुत निराशा लगी, और वो सोचने लगी कि यार ये अभिभाषण हमारे पढ़ने लायक है कि नहीं। इसी वह पोह में हमको लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ा रिक्वेस्ट किए होंगे कि हमारी प्रतिष्ठा रखिए, सरकार की इज्जत रखिए। पता ना नेता सदन जी कहे होंगे नहीं होंगे, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि खुद ये स्वाभिमानी, इसलिए वो लेट से आई, वो निराश थी। लेकिन चूंकि परंपरा है अभिभाषण पढ़ने का और सरकार के क्रियाकलापों का जो 5 वर्ष में हमने किया, जो अगले साल हमने किया है, और इस बार जो हमने किए करने जा रहे हैं, इसका एक लेखा जोखा अभिभाषण में होता है। तो पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं था, आगे भी करने की जो सरकार ने उनको दिया था, ली के पोलिंग था, उसमें कोई जनता के लिए आश्वासन ही नहीं था। इसलिए मैंने उपाध्याय जी, हम लोगों ने भाषण का बहिष्कार किया। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप था, ये अभिभाषण और बजट प्रस्तुत करने की तरीकों के अनुकूल था। माननीय कोरोना काल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में एक भयंकर महामारी के रूप में आया। ये कोई पहले भयंकर महामारी नहीं है। इस देश में प्लेग भी बहुत भयंकर महामारी के रूप में आया था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा उस समय नहीं हुई थी। इस देश में चेचक की बीमारी भी आई थी, लाखों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में भी एक महामारी आई थी जबरदस्त, और उसमें भी करोड़ों लोगों की मौत हुई थी इस देश में, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा था। हिंदुस्तान में महामारी आई, बहुत कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की देश में, प्रदेश में, देश में, दुनिया में इनकी प्रशंसा हुई, इसके लिए इनको धन्यवाद। इन्होंने मेहनत की, इसके लिए धन्यवाद। इसका दूसरा पहलू क्या रहा? कोई विपक्षी दलों से कोई राय भी नहीं ली गई कि इसमें क्या करना चाहिए, न सहयोग मांगा गया। पहली दफा हुआ। संकट के समय हमेशा सरकारें सर्वदलीय बैठक बुला करके
और कैसे इससे लड़ा जाए इस पर बात विचार किया जाता था, इस बार नहीं हुआ। और जब तरह तरह की बातें सामने आने लगी, अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया में, तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत मानता हूं। ये भले हमको गाली दे, मैंने इनको पत्र लिखा, 2.5 पृष्ठ का पत्र था, और उन्होंने है कि हमको ऐसी सूचनाएं जो मिल रही हैं, अब पूरा उसका डिटेल में नहीं कहूंगा, वो अच्छी नहीं है। व्यक्तिगत इसमें आप रुचि लें, केवल अधिकारियों के जिम्मे इस बात को न छोड़ें। पता ना वो पत्र मुख्यमंत्री को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। उसका उत्तर 7.5 पृष्ठ का हमारे यहाँ है। हमने लिखा 1.5 पृष्ठ का, उत्तर आया 7.5 पृष्ठ का। और ये हुआ कि आपका सुझाव दे सकते हैं, आरोप लगाना गलत नहीं, ठीक नहीं है। माननीय नेता सदन, उस चिट्ठी में मैं कोई आरोप नहीं लगाया था। मैं केवल आपको सुझाव दिया था कि अगर ये बातें आ रही हैं सामने, तो इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लॉकडाउन हुआ, देश में अफरा तफरी मच गई श्रीमान। एक लॉकडाउन लगा, 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 12 बजे से लॉकडाउन होगा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। ये अनियोजित फैसला था, जो जहां वहीं रुक जाएगा, केवल अपने घर में काम कर सकता है और सारे चीज बंद हो जाएंगे। इसका नतीजा क्या हुआ श्रीमान? लोग डर गए। देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी माननीय प्रधानमंत्री की बात सुन करके कि केवल अपने घर में ही रहेंगे, निकलेंगे नहीं, लोगों को लगा अरे कैसी बीमारी आ गई, तो लगता है कि हमारा जान नहीं बचेगा। ट्रेन बंद, बसें बंद, ट्रक बंद, सड़क बंद, आवागमन बंद, और जहां मजदूर काम करता था, कर्मचारी काम करता था, उस घर के लोग उससे भाड़ा मांगने लगे, घर से निकालने लगे, कोई साधन था नहीं। श्रीमान, ऐसा त्रासदी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। छोटे दिमाग से जो मैं पढ़ा भी हूं, जितनी बीमारियों को मैंने नाम लिया, जो अंग्रेजों के जमाने में बीमारी आई थी, जेईसी का नाम था, प्लेग आया था, चेचक आया था, हैजा आया था, जिसमें लाखों करोड़ लोग मरे थे, उसका इतिहास मैंने पढ़ा। लेकिन ऐसा भयंकर स्थिति कभी देश के सामने आई नहीं। लोग घर से पैदल निकल पड़े, हजारों किलोमीटर दूर उनका घर है। हम मरे तो अपने घर मरे, क्योंकि सबको लगे कोरोना आ गया तो हम मर जाएंगे। ये बात सब फैल गई लोगों में, पैदल निकल पड़े, पैदल निकल पड़े। कोई बीचे में मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई माँ अपने बच्चों को टांग करके चल रही है, दुधमुहे बच्चे उसके गोद में मर गए। और जब उत्तर प्रदेश की सीमा में आए तो पुलिस इनको लाठियों से मार करके फिर वापस करने लगी। ये मानवता का प्रश्न है। आप भी पढ़े होंगे अखबार में, आप भी देखे होंगे चैनल में, आप भी पढ़े होंगे सोशल मीडिया पर कि केमिकल का छिड़काव किया गया। बरेली में दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, लाठी भी चली। बोल दिया, बढ़ जाइए। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ बसों का प्रबंध किया और उस बसों से लोग
अरे कई हजार, हम 10,000 बस कह दे रहे हैं। 1 लाख बस आप कहेंगे तो मैं 1 लाख बस कह दे रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्य जी, 10,000 बस कितने दूर में खड़ा होगी, क्या हमको बता दीजिए। 10,000 बस, अब बैठ जाइए, आप हमारे माननीय हैं। लेकिन फिर अखबारों में क्या छपा, चैनलों में क्या दिखाया गया कि वो प्रवासी लोगों ने कहा कि बस वालों ने जबरदस्ती हमसे पैसा लिया। ये अखबारों का खंडन किसी ने नहीं किया। अरे आप सुनिए, 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 अपनी बात आपकी आएगी भाषण में तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। श्रीमान, हर जगह से फोन आने लगे। ठोका ठोकी में करीब बलिया जनपद एक गरीब जनपद है। दक्षिण में गंगा, उत्तर में घाघरा, बीच में कई नाले, खेत कम, आबादी अधिक। देश के हर हिस्से में बलिया के लोग काम करने के लिए जाते हैं। श्रीमान, लोगों के फोन आने लगे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमको घर वाला निकाल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और श्रीमान, मैंने प्रदेश के हर मुख्यमंत्री, देश के हर मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा। देश के हर मुख्यमंत्री को यह पोलिंदा है और मैं उनसे आग्रह किया, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, केरल के हो, गोवा के हो, दमन दीव के हो, असम के हो, कलकत्ता के हो, बिहार के हो, सब माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को मैंने चिट्ठी लिखा कि हमारे जनपद के लोग आपके प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराइए और हो सके तो उनको अपने साधन से उनके अपने घर तक पहुंचाने की कृपा करें। किसी का कोई उत्तर नहीं है, केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मेरे पास फोन आया और दिल्ली का मुख्यमंत्री का मेरे पास फोन आया कि उनका नंबर केवल हमको बता दीजिए। फिर मैंने माननीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि ये आप पूरे देश के माननीय मुख्यमंत्रियों जी को, मुख्यमंत्री लोगों को यह निर्देशित करें कि जो भी प्रवासी लोग आपके स्टेट में फंसे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करें और आवश्यकता हो तो उनको घर तक पहुंचाने की कृपा करें। श्रीमान, मैंने मुख्य विकास अधिकारी को बलिया को पर चिट्ठी लिखा। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना वायरस से बचने के और जो उपकरण उसको खरीदने के लिए मैंने 1 लाख रुपया अपने निधि से देने की व्यवस्था की। अरे सुनिए, कोई नहीं दिया उसको लागू नहीं हुआ तो पहले वही तो कह रहा हूं। विकास अधिकारी ने, मुख्य विकास अधिकारी ने हमसे कहा, मैंने 1 लाख प्रेस के लोगों को लिए, अपने क्षेत्र के जिले के लिए 1 लाख सफाई कर्मियों के लिए भी दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रेस और सफाई कर्मियों, जबकि सफाई कर्मियों को मुख्य विकास अधिकारी ने ही कहा था कि साहब सबसे गरीब है उनको भी 1 लाख दे दीजिए। बाद में उन्होंने कहा कि निधि में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, हम देने में असमर्थ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर एक चिट्ठी लिखा और कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर गाइडलाइन बाधित करती है पत्रकारों को, सफाई कर्मियों को, क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि से देने का, तो उसमें आप चेंज करवा दें और सभी माननीय विधायक लोगों को आप निर्देशित करें कि अपने अपने विधायक निधि से अपने क्षेत्र के लोगों को, सफाई कर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को कोविड-19 से बचने के लिए सारा सामान उपकरण खरीदने के लिए व्यवस्था किया जाए। नहीं हुआ। मैंने भी लिखा कि जिस तरह से डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस जिस कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना
अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश का पत्रकार भी रात दिन जनता के बीच में घूर करके जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का काम करता है। गांव से लेकर के शहर, छोटे छोटे पूर्वे तक एक अदद कलम अपना वो चैनल वाला सामान कान पर लाद करके उसको भी जो कोरोना वायरस जिनको साथियों का आप घोषणा कर रहे हैं उनको भी कोरोना वायरस की घोषणा करें, और कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर मैंने श्रीमान प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मैं उनसे आग्रह किया कि देश का पत्रकार चौथा स्तंभ माना गया है। और जो स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस और जो सरकारी कर्मचारी इसमें लगे हैं, अपनी जान की परवाह किए हुए वो बधाई के पात्र हैं, उनका हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना जो पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे चैनल का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे प्रमाणिकता प्राप्त हो या ना हो, उसको भी कोरोना वायरस घोषित कराने की कृपा करें। और जो कुछ गलत हो गया है क्या? वाह, चलिए हो जाता है, शाम की जीभ है ना, हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, उसको सुधार लीजिएगा। मैंने उनसे प्रार्थना किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इनकी कच्ची नौकरी है, कभी किसी को तनख्वाह मिलती है, नहीं मिलती है, जब चाहे तब निकाल दिए जाते हैं, बिना पैसे के अधिक पत्रकार काम करते हैं अपने स्वाभिमान के लिए। इनको सरकार अपने तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी 50 लाख रुपए का बीमा कर दीजिए, और अगर इस कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग में किसी पत्रकार साथी की मृत्यु होती है, उसके परिवार को दिलाने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, विधायिका को पेंशन, कार्यपालिका को पेंशन, न्यायपालिका को पेंशन, तो फिर चौथे स्तंभ को पेंशन क्यों नहीं? कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनको भी पेंशन की व्यवस्था करें। कोई नहीं सुना माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई नहीं सुना। आप कहेंगे तो फिर हाला करेंगे। एक दिन हमारे यहां फोन आया, पूर्वांचल के, कुछ बिहार के, अधिकांश हमारे जनपद के लोग महाराष्ट्र से 2 बस 2 ट्रक भाड़े पर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के चले, और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर 2 दिन पुलिस ने उनको अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने फोन किया कि 2 दिन से हम लोग बिना खाए हैं, महाराष्ट्र गुजर गए, मध्य प्रदेश गुजर गए, और आपके प्रदेश में हम लोग अपने घर नहीं जा सकते। मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया और अपर गृह सचिव जी को मैंने फोन मिलाया। वो फोन पर नहीं मिले, जो फोन पर थे उनसे मैंने कहा ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति है, लोग खाने बिना 2 दिन से वहां रुके हुए हैं, उनको अपने घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आप अपर गृह सचिव से कहिए, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचवाइए अगर आपके पास कुछ हो। फिर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अब किन्हीं कारण से 2 दिन के बाद वो लोग भूखे प्यासे किसी तरह से अपने घर गए। चैनल के लोगों ने मुंह से लोग को सुनवाया कि वो आ रहे हैं पैदल, पुलिस ने उनको लाठी से मारा, पानी को नहीं पूछा, तो पगडंडी से चलने लगे और भूलते भूलते फिर उसी जगह पर आ गए।
फिर लौटा दिया गया। चक्कर काटते रहे, भूखे प्यासे नंगे, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई भी पुलिस वाला ये नहीं पूछा कि तुम कई दिन से भूखे हो, तुमको प्यास लगी है कि नहीं लगी है, ये कोई नहीं पूछा। अगर कहा कि हमको पानी दो तो लो लाठी। हम साहब 2 दिन से भूखे हैं तो हमारे पास रोटी नहीं है, लाठी है, ये ले लाठी। आपकी बड़ाई हुई मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये दूसरा पक्ष है। जितने लोग ट्रेन से गए, केंद्र सरकार ने कहा कि फ्री में जा रहे हैं, और जब अखबार और चैनल के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने पैकेट से निकाल करके टिकट दिखलाया कि मैं टिकट लेके आ रहा हूं, मैं टिकट लेके आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे बड़ा कहने लगे लोग पैदल चलने वाले कि बल्कि हम मर गए होते, लेकिन ये दुर्दशा, लाठी, भूखा प्यासा तड़प करके हमारा बच्चा तो नहीं मरा होता। एक मां अपनी ट्राली पर अपने बच्चे को लेकर के जा रही है। एक लड़की दिल्ली से अपने बाप को साइकिल से लेकर के बिहार पहुंचा रही है। कितने लोग पैदल चलते चलते उनके पैर सूज गया, पैर से खून आने लगा, लेकिन चलना उनका बंद नहीं हुआ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मरे तो अपने घर मरे, मरे तो अपने घर मरे। क्या इसकी व्यवस्था कोई हुई? इसमें लिखा गया है कि हजारों बसों से हम लोगों ने घर पहुंचाया। अरे महामारी में भी असत्य प्रलाप होगा क्या, जो सब लोगों ने आंखों से देखा है? जिस तरह से चल रहे थे, जनता देखी है, चैनल के लोग दिखाए हैं, अखबार के लोग देखे हैं, उसको हम आप भुलवा देंगे? उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरा दुनिया में वाहवाही हुई है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। और संसदीय कार्य मंत्री जी तो धन्यवाद के पात्र। जी नहीं, हमको विचार तो आप भी कराए थे, और इसीलिए हमको लग गया इतना दिन। आप दोनों के कारण से हमको इतना दिन रहना पड़ा। अब इसका भी कहानी महोदय सुन लीजिए। मैं गए हॉस्पिटल में अपना हार्ट चेक कराने, और वो बोल दिया कि अब कोरोना तुमको है। आप भेज दिया हमको पीजीआई। अभी यही पीजीआई पहुंचते हैं तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन गया। वहां के प्रबंधन से भी बात की, हमसे भी बात की, आपकी क्या हालत है? हमने कहा कि हम तो ठीक है, भेज दिया। थोड़ी देर के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का फोन गया। अरे आपका क्या हाल है? मैंने कहा हमारे हाथ तो टकटक है, वो तो भेज दिया। और साहब हमको मोस्ट वीआईपी वार्ड में ले जाकर रख दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का फोन था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का फोन था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का 2 दिन भर का फोन था। 40 दिन तक हमारा पॉजिटिव आता रहा। अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, जो हमारा मुख्य डॉक्टर थे, एक दिन गुप्ता जी हमारे पास आए, कहे कि आप में कोई कोरोना का गुण ही नहीं है, खत्म हो गया। फिर पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है?
इसलिए हम लोग बड़े चिंतित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एम्स में बात कर लिया, एयर एम्बुलेंस का बात कर लिया, हमसे कहा कि आप चले जाओ एम्स में। अरे वेदांता में मैंने जहाज भी कल आ जाएगी, डॉक्टर से भी मेरी बात हो गई, लेकिन अधीक्षक और डॉक्टर लोग कहे कि बिना आपको ठीक ही हम लोग छोड़ेंगे। हमने समझा कि ठीक हुए या मर के जाएंगे या ठीक होके जाएंगे। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अखिलेश जी का बार बार फोन आ रहा है, इसलिए आपको मोस्ट वीआईपी में या गंभीर मरीज रखे जाते हैं। हमको लगता है कि उन्हीं का कोई वायरस आपको पकड़ ले रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है। अगर आप गुस्सा न करें तो एक बात कहूं, मैंने कहो डॉक्टर साहब तो आपको मैं जनरल वार्ड में भेज दूं, तो मैंने कहा कि अभी भेज दो गुरु। 8 बजे रात को भेजा, सवेरे जांच हुई, दूसरे दिन सवेरे नेगेटिव आ गई। तो मैं तो जो 42 दिन रहा वो सर आपके और आपके कारण से रहा। अगर आप फोन नहीं किए हो तो मैं जनरल वार्ड में रहता। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और पीजीआई के डॉक्टर और उसके कर्मचारी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको सकुशल आपके बीच में बोलने के लिए वापस किया। आपने पैसा भी दिया, उसका खर्च क्या हुआ? आपके ही विधायक लोगों ने चिट्ठी लिखा आपको कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और हुआ सिनेमा। ईमानदार आप हैं तो आपको सब ईमानदारी दिखाई देती है। कोरोना के नाम पर करोड़ों के घोटाले भी किए गए। लगभग 65 जिलों में पीपीई किट घोटाला किया, करोड़ों का खेल खेला गया। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर 5 गुना दामों में खरीदे गए। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को सूचित किया। कोविड किट 2800 के बदले 9500 रुपये में खरीदे गए। आपने कमेटी भी बनाई, जांच भी कराई, वो क्या हुआ? आपने जो गांवों में पैसा दिया इसकी जांच कराई कि उस गांव में कुछ बांटा गया कि नहीं बांटा गया? गांव में बांटा गया कि नहीं बांटा गया? तो फिर आपका दिया हुआ पैसे का बदला बांट लिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर आते आते इस योजना के तहत आवंटित किए गए 8 लाख किलोग्राम अनाज में से सिर्फ 33% अनाज प्रवासी मजदूर परिवारों में वितरित हो सका। और क्या हुआ? अगर विपक्ष के लोग उस दुर्दिन में जो गांव में भी लोग भूखे मर रहे थे, मजदूर किस्म का लोग, खेत मजदूर यार जो रोज कमाता है, रोज खाता है, आपने अनाज दिया 2 दिन, इसलिए हम अपना घूम घाम के 2 दिन बांट के काम खत्म किए, तो विपक्ष के लोग चले बांटने। पता लगवाइए, आपके पास एजेंसी है, आपके पास एजेंसी है, पता लगवाइए। उनको कहा गया 2-3 दिन बांटने के बाद, अपने क्षेत्र की बात करता हूं, 2-3 दिन जब लोग बांटे तो उनसे कहा गया कि आप नहीं बांटेंगे, जो आप बांट रहे वो हमको दे दीजिए, मैंने सरकार के लोग, हम बांटेंगे।
और जब विपक्ष के लोग बांटने गए, साहब उनको मारा गया, जेल भेजा गया, क्रिमिनल मुकदमा लिखा गया कोविड-19 का। ये हुआ आपके राज्य में। आपने सुना कि ट्रेन से कट करके कुछ मजदूर मर गए? क्यों मर गए? वो आपके प्रदेश में नहीं था, मध्य प्रदेश में था। क्यों मर गए? जब मेन रोड से जाने पर पुलिस लाठी मारती थी तो ट्रेन की पटरी पकड़ के जाने लगे। जब मेन रोड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मारने लगी तो पगडंडी पकड़ के जाने लगी। आपके पास कोई आंकड़ा है कि पैदल चलने वाले, रिक्शे से चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, बीमार से, एक्सीडेंट से कितने लोगों की मृत्यु हुई? केंद्र सरकार ने उत्तर दिया था एक प्रश्न के उत्तर में कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। माननीय सरकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि कोरोना काल में जिन प्रवासी लोगों ने पैदल, साइकिल से चल करके दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में दम तोड़ दिया, उसकी संख्या क्या है सरकार बताने का काम करे। ऐसी कभी आफत नहीं आई। एक छोटी सी, हमको लगता है कि मरने वालों की संख्या हजारों में। केवल 24 मार्च से 1 जून तक 2020 में बीबीसी ने कहा कि 304 से अधिक लोगों की मौत हो गई इतने दिन में। तो कोरोना महामारी में तो कम लोग मरे जैसे सरकार कहती है, लेकिन कोरोना महामारी का जो प्रबंधन हुआ सरकार की तरफ से, उसके कारण से हजारों लोग मरे। मान्य अध्यक्ष जी, कोई आदमी की मां बीमार पड़ी है, करा रही है, बेटा अगर दवा के लिए मोटरसाइकिल से चला तो चला तो मां का दवा ले आने, वो खुद इतना पीटा गया कि दवा लेने लायक खुद हो गया और लौट गया घर, उसकी मां मर गई। हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं ले रहा था। कोरोना मरीज को छोड़िए, हार्ट का मरीज, किडनी का मरीज, लीवर का मरीज, ऐसा कोई बीमार आदमी, हॉस्पिटल बंद, ओपीडी बंद। साहब, आपदा में डॉक्टर भगवान के रूप में काम करते हैं, लेकिन असली सत्ता एक ईश्वर की भी है। ईश्वर का दरवाजा बंद, देवी शक्ति होती है, देवी के दरवाजा बंद। कोई आफत विपत आती है, यज्ञ होता है, वर्षा के लिए, आपदा हटाने के लिए, आपदा को समाप्त करने के लिए, यज्ञ बंद। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भूखे पेट टमाने लगे, कोई काम नहीं उनको, ना पूजा कराने का, ना यज्ञ करने का। फूल बेचने वाला मंदिर के गेट पर असहाय हो गया। देश में नाम हो रहा है, दुनिया में रहा है, और ये क्या है? इसलिए मैं कहता हूं श्रीमान कि सरकार की मजदूरों के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। लॉकडाउन ठीक था, बुरा था, इस पर मैं नहीं जाता, लॉकडाउन करने के पहले माननीय देश के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 हफ्ते पहले ये घोषणा करनी चाहिए थी। उसमें ट्रेन चल रहे थे, सब चीज ठीक था कि जो अपना घर जाना चाहे तुरंत 1 हफ्ते के अंदर घर चला जाए, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर हम लॉकडाउन लगाएंगे, कोई जा नहीं पाएगा। कोई कठिनाई नहीं हुई होती, कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जैसे एक बैग नोटबंदी, उसी वक्त एक बैग लॉकडाउन। ठीक, मैं मानता हूं कि उन्होंने कोरोना को, चैनल को समाप्त करने के लिए घोषणा की, लोगों की जान बचाने के लिए घोषणा की, फिर भी कितने लोगों का जान चला गया। कोरोना से भी गया,
और जितना कोरोना से नहीं गया उतना अन्य बीमारियों से लोगों के जान चला गया श्रीमान। इन्हीं सब बातों पर उसमें यह भी नहीं लिखा सरकार ने कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर तड़पते हुए मर गए, उनके दुधुए बच्चे मर गए, हजारों की संख्या में मर गए, उनकी श्रद्धांजलि भी अर्पित महामहिम राज्यपाल से करा दिया जाए। उसमें लिखा ही नहीं गया था, इसलिए तो नहीं आना चाहती थी, इसलिए तो टाइम से नहीं आना चाहती थी, पढ़ना नहीं चाहती थी। माननीय अध्यक्ष, किसान की बड़ी चर्चा की गई, हमने ये किया किसान के लिए, वो किया किसान के लिए, ऐसा किया किसान के लिए तो कैसा किया किसान के लिए। अगर आप किए होते माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की होती, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, तो आज 3 महीने से भी ऊपर होने जा रहा है। पूरा ठंड बीत गया। चूंकि डॉक्टरों की सलाह थी कि हम लोग बचे जाड़ा से, तो आदमी घर से जल्दी नहीं निकलता था। और कड़ाके की ठंड में हमारा अन्नदाता ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर के नीचे सो के रात बिताया। और क्या कह रहे हैं सरकार के लोग, भपाटी के लोग, अरे ये तो पिज्जा खा रहा है, ये तो खीर खा रहा है, ये तो जलेबी खा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस चीज से पिज्जा पैदा होता है, जिस चीज से जलेबी पैदा होती है, जिस चीज से खीर पैदा होती है, वह किसान पैदा करता है, चाहे बने किसी तरह से, वो नहीं खा सकता। और खा सकता घर में बैठने वाली आदमी। मैं इसकी निंदा करता हूं। आतंकवादी हैं, हर बात में आतंकवादी, खालिस्तानी है, मुट्ठी भर है। लोकतंत्र है इस देश में श्रीमान, और ये लोकतंत्र हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानी दिया है, उसके बाद आई है। इसको हमको आपको सहेजना है, रखना है, इसको तार तार नहीं करना है। कहा था उपाध्याय की सहमति असहमति, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके विरोधी पक्ष के लोग आपके सहयोगी हैं। आप क्यों अपना दुश्मन मान लेते हैं? हम केवल आपको सुझाव ही तो देते हैं, आप हमारा सुझाव भी मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा सुझाव सही हो तो उस पर अमल करिए, न सही हो तो हमको बता दीजिए कि विपक्ष के लोग आपने जो बात सुझाव दिया था वो गलत था, उसे हम मान लेंगे उसको। हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानने में दिक्कत है। किसान क्या कह रहा है श्रीमान कि जो 3 कृषि कानून, एक संशोधित है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पास हुआ तो उसमें संशोधन किया गया, और 2 कृषि कानून नए बने। किसान कह रहा है कि ये तीनों हमारे लिए डेथ वारंट है, मौत के समान है, आप इसको वापिस ले लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दे दीजिए। क्या कठिनाई है? कानूनी रूप देने में कौन सी कठिनाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 को सदन में कहा या 18 को, याद नहीं हमको, कि एमएसपी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। श्रीमान, एमएसपी 66-67 में पहली दफा हिंदुस्तान में लागू हुआ। 66-67 में एमएसपी लागू हुई पहली दफे हिंदुस्तान में। एमएसपी 66-67 में आई थी। वर्ष 65 में एमएसपी तय करने के लिए कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई।
जिसका नाम 1985 में बदलकर लागत आयोग व मूल्य आयोग CACP रखा गया। 66-67 में MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनकी कमेटी ने सिफारिश किया था कि कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमने उसका दूना करेंगे। कैसे दूना करेंगे अध्यक्ष जी? डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। इस समय डीजल किसानों के लिए सबसे आवश्यक चीज हो गया। ट्रैक्टर है, खेत की जुताई है, ट्रैक्टर से मड़ाई है, जो हाँ बिजली का कनेक्शन नहीं उसे ट्यूबवेल चालू करना है। बिजली का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, 50 किलो यूरिया को 45 किलो कर दिया। अभी मैं बलिया गया था जी, 2 बरस से किसान का एक खेती बाड़ी पशु 3 साधन है इनकम के। 2 साल से दुख समितियों को किसानों ने दुख दिया, आज तक एक पैसा उनको मिला नहीं। कैसे आमदनी उनकी दूना होगी? उनके बेटे की शादी कैसे होगी? उनकी बेटी की शादी कैसे होगी? वो अपने लड़के को फीस कैसे देंगे? अपनी माँ बीमार को दवा कैसे करेंगे? कैसे दूना आप कर देंगे? ये तो बता ही नहीं, हम दूना करेंगे। और आपकी बात अखबार प्रथम पृष्ठ पर छाप दे रहा है, चैनल धड़ाधड़ दिखा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि ओ ये जरूर हो रहा है। लेकिन धरती पर तो कुछ है ही नहीं है श्रीमान। हमारा देश का किसान दुश्मन हो गया है। दिल्ली न जाए, पूरा घेराबंदी, जैसे पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर हो, सड़कों पर कील। अन्नदाता है श्रीमान अध्यक्ष जी, अन्नदाता 3 माना गया है, किसान, राजा और ईश्वर। राजा बैठे सामने हमारे, और ईश्वर भी है सामने। ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में इनका काम है। और किसान जाड़े में मर रहा है। 200 से अधिक किसान शहीद हो गए, जिसमें रामपुर के 2 हैं, नवरीत सिंह, कश्मीर सिंह, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने उनके प्रति में श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया, और ये भी संविधान में नहीं कहा कि उनके परिवार को जिलाने के लिए हम आर्थिक मदद देने की घोषणा करते हैं। अध्यक्ष जी, जिन पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है सरकार, कोई लोहा पैदा करता है, कोई मोबाइल पैदा करता है, कोई सीमेंट पैदा करता है, कोई छड़ पैदा करता है, कोई सोना का उत्पादन करता है, कोई हीरे का करता है। इसको कोई खाएगा का? खाना क्या है? अन्न। अन्न कौन पैदा करता है? किसान। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कौम है तो किसान है, और किसान हर जाति धर्म वर्ग के लोग। मानिए अध्यक्ष जी, अत्याचार हो रहा है। पास करे, ले आए, हम आपके साथ हैं। कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हिंदुस्तान में सबसे अधिक अन्न पैदा बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश करता है। अगर किसान नहीं चाहता है कानून, तो केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले ले और न्यूनतम समूचे मूल्य के लिए कानून बना दे। प्रस्ताव ले आइए, हम सारे लोग तुरंत हाथ उठाकर उसका समर्थन कर देंगे। हम समर्थन करेंगे।
1965 में सबसे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, केवल गेहूं का। उसके बाद धीरे धीरे धान और चीजें का समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कारखाने में पैदा होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, उसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम प्राइस। और किसान को होता है न्यूनतम प्राइस। क्यों? कि कारखाने में काम करने वाले 8 घंटा करता है, मालिक चैन से अपने घर में रहता है, और किसान जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, ओला पड़े, 18 घंटा में 24 घंटा में 18 घंटा खेत खलिहान और पशुओं में अपना काम करता है। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी पूरा परिवार जो खेत में काम करता है उसकी मजदूरी तक नहीं जोड़ी जाती। कारखाने का दाम तय करने वाला कारखाना का मालिक, किसान के दाम तय करने वाला सरकार। तो सरकार को तो किसान को बहुत अधिक मूल्य देना चाहिए कि वो भी मालामाल हो जाए, लेकिन ये सरकार किसान को फटेहाल देखना चाहती, किसान के शरीर पर वस्त्र नहीं देखना चाहती, उसके बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़े देखना नहीं चाहती, उसके लड़के को IAS IPS नहीं होने देना चाहती। वो केवल काम करे खेत में और पेट पाले हम लोगों का। साहब बड़े बड़े गोदाम बन गए, प्राइवेट लोगों की क्यों? ये मानना है कुछ लोगों को कि ये सरकार बिल नहीं ले आई है, ये कॉर्पोरेट घरानों ने जो बिल बना करके सरकार को दिया है वही हाउस में पास कराया गया है। कॉर्पोरेट कितना चाहिए, सब चीज उसी को चाहिए। सीमेंट वही बनाएगा, लोहा वही बनाएगा, मोबाइल वही बनाएगा, टावर वही बनाएगा, बिजली वही चलाएगा, सब कुछ वही करेगा। चाहिए 5 लोग, दूना करेंगे। साहब माननीय अध्यक्ष जी, गांव में हम लोग जा रहे हैं, अगर कोई किसान गलती से ही सही ट्यूबवेल लगाया है, कनेक्शन लिया है, एक छोटी सी झोपड़ी में 5 मुर्गी पाल दिया है, एक बिजनेस टीम बनाई है सरकार ने, अरे तुम तो इसका तो कनेक्शन लिया नहीं हो, अरे साहब इसमें तो एक बल्ब जल रहा है, तो 50,000 दो। कहां से 50,000 दे? अच्छा, थाने पर रिपोर्ट, 5 लाख फाइन, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। गांव के किसानों के ऊपर विजिलेंस जो छापा मार मार करके अवैध कनेक्शन के नाम पर 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख किसानों गांव के लोगों पर फाइन कर रही है। आप आमदनी दूना करेंगे? कैसे दूना करेंगे? अध्यक्ष जी, हम लोगों को चुनाव में जाना है, सबको जाना है। हमसे लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? यह तो ठीक है, हम जो कहते हैं हो गलत 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 गलत, ठीक है, तो आपका कर्तव्य। मूल और एक दिन कहा था माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम, आज भी मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा प्रमुख कर्तव्य है हमारा क्षेत्र, कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का कैसे आर्थिक उन्नति कर सके, जो उनकी असुविधा है कैसे उनको सुविधा में बदल सके। उसके बाद है पार्टी और उसके बाद है ये सदन। हम जनता की बातों को सदन में रखने से क्यों सब कुछ चाहते हैं? हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता की बात तो हम सदन में कह देंगे। संसदीय कार्य मंत्री कान खबुआ रहे हैं। लाने की जरूर होना चाहिए। अगर डमरू हो तो मान्यवर पूरा यहाँ पर रिहर्सल
बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है और ज़्यादा मनोरंजन हो सकता है। तो ये डमरू अगर मंगाने की अगर इजाज़त दे दें तो ये और ज़्यादा रोचक हो जाएगा मैं इसीलिए तो बैठ गया कि आप कुछ कहें, इसलिए मैं बैठ गया कि आप कुछ कहें, कुछ मामला ढील हो दिमाग का। मानिए था कि किसान आंदोलन की शुरुआत इस देश में 1967-68 में शुरू हुआ था। 1767-68 में शमशेर गाजी विद्रोह, शमशेर गाजी विद्रोह से इस देश में 1767 और 68 से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे किसान जागृत होते गए और गांधी जी मशहूर हुए, आंदोलन कर रहे थे, करा रहे थे। गांधी जी को पूरा देश जान नहीं रहा था, लेकिन गांधी जी जब नील के किसानों की दुर्दशा को सुना, वहां गए, नील किसानों की आंदोलन की अगुवाई की। वहां क्या होता था? वहां जबरिया नील की खेती करवाई जाती थी, करारनामा करा लिया जाता था, जिसको आप कंट्रैक्ट फार्मिंग नाम दिए। इंग्लिश के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, कंट्रैक्ट फार्मिंग, करारनामा कि तुम नील ही बोओगे और सस्ते दाम पर खरीद करके अंग्रेज इंग्लैंड लेके चले जाते थे। वहां के किसान भूखमरी के शिकार होने लगे। ये गांधी जी को पता चला, गए, नील किसानों का आंदोलन की अगुवाई की, चंपारण आंदोलन की अगुवाई की, किसानों का ही था। पावना आंदोलन, विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह, बरदोली जैसे आंदोलनों के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसमें कई जगह सरदार पटेल भाई ने किया। अभी बैठे हैं मनोज पांडे जी, यहां होंगे, यही हमारे पास बरेली है। हजारों किसानों का जमावड़ा अपनी मांगों को लेकर के एकत्रित हुआ था। उसमें पंडित नेहरू जी को आना था, कोई विदेशी उससे इंटरव्यू लेने त्रिमूर्ति वहां आनंद भवन में आ गया, उनको विलंब हो गया। तब तक यहां किसानों ने चारों तरफ से घेर करके इतनी गोली बरसाई, हजारों किसान मौत के घाट उतर गए। लोग ये कहते हैं कि वहां जो नाला है वो पादलासों से पट गया। क्या ये सरकार वही चाहती है? शुरुआत तो हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया। ट्रैक्टर रैली 26 को थी किसानों की, सरकार ने रूट तय किया था, रूट पर भी रुकावट, अवरुद्ध पैदा कर दिया गया था। वो लाल किला पर लोग कैसे पहुंच गए सिनेमा? मेरा दावा है कि जो रूट दिया गया था उसी रूट पर किसान गए। आप वीडियो में देखे होंगे, पुलिस वहां बैठी है और लाल किला में लोग घुस रहे हैं। एक व्यक्ति एक दूसरे गुंबद पर एक झंडा बांध रहा है, कोई धार्मिक झंडा। कैसे पहुंचे वहां लोग? किस तरह से पहुंचे? सरकार के पास कोई जवाब है क्या इसका? तो कई लेख और कई सोशल मीडिया चैनलों में ये बात आई कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी। और जो आदमी गाड़ा उसकी भी पहचान हो गई कि कौन है। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो गई तो धन्यवाद, हो गई तो धन्यवाद। लेकिन वो कौन है पूरा देश और दुनिया जान गई, पूरा देश और दुनिया जान गए। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति किसान आंदोलन का समर्थन कर दे तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप।
कहा जाए कि बड़े किसानों का है। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसपी सबसे जरूरी छोटे किसानों के लिए है, क्योंकि छोटा खेत है, छोटा उसका उपज है। अगर उसको एमएसपी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे, बताएंगे कि इतना धान हमने खरीद लिया। अध्यक्ष जी, मैं सदन में बोल रहा हूं, हमने अपने पुरखों से सीखा है कि सदन में सत्य प्रलाप नहीं किया जा सकता। पहले जब कोई मंत्री उत्तर देने में हिचकता था तो अगर कोई सदस्य, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, प्रश्न करने वाला, अगर इस बात का जिक्र करता था कि क्या माननीय मंत्री जी, मेरी बात को सही मान करके आप इसकी जांच कराएंगे, तो माननीय मंत्री जी के सामने कोई विकल्प नहीं था, वो कहते थे कि करें, क्योंकि उनके मन में था कि विधायक, सदन में बैठा हुआ विधायक सत्य नहीं बोलेगा। एमएसपी पर धान बहुत कम लोगों का खरीदा गया है। बिचौलियों ने 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया पर धान खरीदा है पूरा। अगर भी सही बात है, मुख्यमंत्री जी चाहे तो निष्पक्ष होकर के किसी एजेंसी से जांच करा सकते हैं कुछ लोगों का। तो एमएसपी तो सबसे छोटे, क्योंकि पूर्वांचल में छोटा किसान, छोटा किसान 4 साल में हो गया केवल 10 रुपया किसानों का गन्ना का मूल्य बढ़ा। इस साल कुछ नहीं बढ़ा, फिर दोगुना कैसी होगी? कहा तो हम किसान निधि में पैसा भेज रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के खाते में 1000 रुपया, इसकी भी जांच करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि कितने मजदूरों के घर में पैसा उनके खातों में गया। इसकी भी जांच करा लीजिए मुख्यमंत्री जी कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ और कितना हुआ। क्या आप कंगाल मान रहे हैं क्या किसान को? हमने 2000 रुपया दे दिया। अरे हमने 1000 रुपया किसी भी आदमी के लिए कई दिन का खर्च है श्रीमान माननीय अध्यक्ष जी। 2000 रुपया, ये तो माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 500 रुपया महीना देते थे किसान को, उनकी पत्नी को। ये तो काम हम भी कर रहे हैं। हम 2000 रुपया दे रहे हैं 3 महीने में। 4 भाई के नाम खाता, 1 भाई के खाते में चला गया, 3 भाई तक रहा है। वोट दो, अगली बार हमको मिलेगा। ठोको कमल को, अगली बार मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, ये जर्मनी का लोकतंत्र नहीं है। ये दाना फेंकने से किसान, गरीब मजदूर की स्थिति नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार हिटलर सदन में गया, हाथ में एक मुर्गा लेकर के गया। मुर्गा का एक एक पंख नोच के फेंकने लगा। जब पूरा पंख नोच दिया, मुर्गा को बेल में फेंक दिया। अपने कोट के पॉकेट में हाथ लगाया, थोड़ा दाना निकाला, मुर्गा के पास फेंका। पंख तो उसके थी नहीं। कराहता हुआ वो दाने के पास आया, दाना चुगने लगा। फिर थोड़े के बाद उसने पॉकेट में हाथ लगाया, थोड़े इधर दाना फेंका। वो किसी तरह से कराहता पैर से चलता आके वहां दाना चुगने लगा। माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बार दूसरे पॉकेट में हाथ लगाया और अपने पैरों के पास दाना को फेंक दिया। वो मुर्गा कराहता हुआ आया, हिटलर के पैर के पास पड़े हुए दानों को चुगने लगा। तब हमारी विधान लोकसभा अध्यक्ष के सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं, और हिटलर ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता की यही हालत है कि उसका सारा पंख नोच लो, सहाय कर दो, दाना छिड़क दो, चुगने लगेगा, राजा की जय बोलने लगेगा, राजा की जय बोलने लगेगा। आप दाना फेंक रहे हैं, 2000 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो,
पंख तो नोच दिया, देश की आत्मा को बेच दिया, ट्रेन स्टेशन भी गए, एयरपोर्ट भी गए, LIC भी गई। 8,000 करोड़ से अधिक के लाभ में भारत पेट्रोलियम है, उसको भी बेचने के लाइन में लगा दिया। देश की आत्मा तो है ही नहीं है, केवल उसका ये जर्जर शरीर, निर्जीव शरीर पड़ी हुई है। LIC बेचा, क्या नहीं बेचा, देश की आत्मा को बेच दिया। आप किसान उद्योगपतियों को दिखाई दे रहा है, अरे हम सब ले लिए, इसकी जमीन तो बाकी है। तो पड़ा कि अरे राम, इसकी जमीन भी लो, और जमीन लेने की साजिश में ये कानून बना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो उत्तर प्रदेश के 2 शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, नवप्रीत सिंह और कश्मीर सिंह, उनको शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार को जिलाने के लिए आर्थिक मदद करने की कृपा करें। बहुत हो जाएगा अधिक, तो संक्षेप कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, कर देंगे, थोड़ा दो, आधा 1 घंटा हो। ये क्या कहते हैं, कुछ आंदोलनजीवी हैं, कुछ परजीवी हैं। आंदोलनजीवी तो ठीक है, आंदोलनजीवी तो पार्टियां भी होती है, किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, कर्मचारी भी होता है, अधिकारी भी होता है। परजीवी, परजीवी वो है जो किसी पेड़ पर लता पड़ जाती है, उसी से चूस करके जमती है, वो परजीवी है। या शरीर में कोई क्षुद्र जंतु पैदा होकर के शरीर के खून से वो जीता है। किसान परजीवी नहीं है, आंदोलनजीवी नहीं है, वो देश और दुनिया को जिलाने वाला जीवी है। देश और दुनिया को जिलाने वाला जीवी है, और उस पर हम कटाक्ष करते हैं। जो नील की खेती की बात मैं आपसे कहा, चंपारण आंदोलन की बात कहा, वो ददनी प्रथा कहलाती थी। करनामा, मामूली पैसा करनामा लिखवा लिया जाता था। ददनी प्रथा या 3 कटिया पद्धति, और हम गए हैं वहां। हमारे गुरु, देश के महान समाजवादी चिंतक नेता पूर्ववादी चंद्रशेखर जी, वहीं से पद यात्रा कदम कुआ पटना जयप्रकाश जी घर तक किया था, उसमें मैं शामिल था। आज भी किसानों की हालत वहां सुधरी नहीं, अंग्रेजों के चूसे हुए। देश में किसानों के आंदोलन के बलिदान के जवान पुत्रों की शहादत का ही परिणाम है कि आज हिंदुस्तान आजाद हुआ। किसान अगर गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए होते, केवल नेता कार्यकर्ता रहते, तो देश आजाद नहीं हुआ होता। जब आजादी की लड़ाई में किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर जब सब खड़े हुए तो देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान में हमको अधिकार मिला, लोकतंत्र मिला। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, माननीय नेता की कुर्सी पर विराजमान हैं, मैं नेता विरोधी कुर्सी पर विराजमान। अगर ये नहीं रहता, हम लोग अपने घर होते। माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी मरने के 1 दिन पहले कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी किसान को होना चाहिए। किसान आंदोलनों के प्रणेता और बहुत बड़े नेता NG रंगा साहब ने 1944 में मुलाकात किया था गांधी जी से,
और उन्होंने कहा कि आपका देश जब आजाद होगा तो कहीं सोवियत रूस की हालत तो ना हो जाए। सोवियत रूस में सरकार तो मजदूरों की है, एकाधिकार है, और किसानों को खेत छीन लिया गया। गांधी जी ने कहा कि अगर हमारा आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से आजाद हुआ तो यहां पर किसान अपने जमीन का मालिक होगा और किसान का ही राज होगा। इतने दिन के बाद यह षड्यंत्र रचा गया माननीय अध्यक्ष जी कि किसान अपने खेत पर ही मजदूर होकर के जीने का काम करे। लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये खेत कहां जाएगा? खेत तो जाएगा। अब उतनी बात नहीं होनी है, फिर कभी होगा तो मैं बताऊंगा। अभी आर्थिक वित्त मंत्री जी के भाषण होगा तो उसको बोला जाएगा जो बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, फिर मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि किसानों को अन्नदाता के रूप में, भगवान के रूप में उसको माना जाए, उसकी मांगों को मानी जाए, एमएसपी का कानून का रूप दर्जा दिया जाए। कानून व्यवस्था, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में कहा गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सही भी होनी भी चाहिए, किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते रहते हैं कि अपराध के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। अभिभाषण में भी ये कहा गया है कि अपराधों में कमी आई है, लेकिन कहना और देखना दोनों में अंतर है। एनसीआरबी ने 2019 तक के जो आंकड़े दिए, इधर आंकड़े मिले नहीं, आंकड़े भी नहीं मिलते अध्यक्ष जी। एक एक हफ्ता पहले मैं चिट्ठी लिखता, ये इसी काल में हो रहा है। मौर्य जी नहीं है, विधानसभा का नेता विरोधी दल विधानसभा चलने से पहले चिट्ठी लिख करके आंकड़े मांगता है, वो मिलता है। 4 बरस हो गया, हमको कोई आंकड़ा नहीं मिला माननीय अध्यक्ष जी, कोई आंकड़ा नहीं मिला चिट्ठी लिखने के बावजूद भी। लेकिन जहां तहां से आदमी मरता क्या नहीं करता, जुगाड़ करके निकालता है। एनसीआरबी ने 219 तक के आंकड़े दिए हैं, उसमें 2019 में उत्तर प्रदेश अपराधों में प्रथम श्रेणी पर है। अरे सुन लो, जो बोलिया तो कहिए ना बाबू, ए बाबू जो बोलिया तो कहिए। प्रथम श्रेणी पर आईपीसी तथा सीएलएल क्राइम में प्रथम है, अपहरण में प्रथम है, महिलाओं के खिलाफ आईपीसी और सीएलए क्राइम में प्रथम है, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध अत्याचार में प्रथम है, राज्य के खिलाफ अपराध में प्रथम है, हत्या में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, साइबर अपराध में कर्नाटक व दूसरा स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की अक्षमता कुनीतियों के कारण अपराधी निरंकुश हो गए। आज महिलाएं, छात्र, व्यापारी, कर्मचारी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। आम जनमानस त्रस्त भय के साए में जी रहा है, भय के साए में जीने को मजबूर है। बैंक लूटी जा रही है, एटीएम काट करके लोग लेके भाग रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, मां बहनों को बलात्कार के बाद जला दी जा रही है। ये सब घटनाएं आम हो रही है। सरकार के पास ऐसा कानूनी तकरीर है जिससे लोगों को हैकर्स का शिकार वर्ष सरकार के पास ऐसा कोई कानून या तकनीकी नहीं है जिससे लोगों को हैकर शिकार होने से बचाया जा सके। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में 4,971, वर्ष 2018 में 6,280,
वर्ष 2019 में 11,416 साइबर अपराध हुए, जो वर्ष 2019 में देश के कुल साइबर अपराधों का 25.6% है। केवल उत्तर प्रदेश में ये हुआ। यह वह आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई है। तमाम अपराध तो दर्ज होते ही नहीं है श्रीमान। वर्ष 2002 में 20 में यह लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। सरकार जनता की धन की चिंता नहीं है, उसे तो केवल अपना और बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेबों के भरने की ही चिंता में सत रहती है। केवल कैसे पैसा वसूल ले जनता से, उसको पता भी न चले। महिला अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा। पूरे देश के अपराधों का 14.7% अपराध केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन में 21 मार्च से 20 सितंबर तक 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश से 5,470 महिला अत्याचार की शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज कराई गई। मार्च में 699, अप्रैल में 159, मई में 530, जून में 876, जुलाई में 1,451, अगस्त में 466। सितंबर में 600 शिकायतें आई हैं। इसमें थाना पुलिस में दर्ज मामले शामिल नहीं है, केवल जो भगा दी गई है थाने से, है तुम्हारा हम नहीं लिखेंगे, वो महिलाओं में आके जो रिपोर्ट महिलाओं ने की है उसकी आंकड़ा है। अगर थाने से लगा दिया जाए तो छतें धंस जाएगी। ये हालत है महिला अपराध की। दलित उत्पीड़न, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017 से 2019 के मध्य दलित उत्पीड़न की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 2019 में पूरे देश का दलित उत्पीड़न के मामले में 25.8% मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। दलित उत्पीड़न में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख दलित आबादी पर घटित अपराध की दर 22.8% है और उत्तर प्रदेश की यह दर 28.6% रही है, जो राष्ट्रीय दर से भी 6% अधिक है। वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी के समय यह दर 20.3% थी। वर्ष 19 में राष्ट्रीय पर घटित अपराध के आंकड़ों को ऊपर से देखें तो उत्तर प्रदेश में दलित की हत्या 24%, हत्या का अपराध 14%, 506 आईपीसी अपराध 36%, अन्य आईपीसी अपराध 31%, इरादतन अपमानित करने का अपराध 54%, दलित महिलाओं पर लज्जा भंग और परेशान करने के इरादे से किए गए हमले 23%, महिलाओं को वस्त्रहीन करने के इरादे से बल प्रयोग के अपराध 39% घटित हुए। विवाह के लिए विवश करने अपहरण करने का अपराध 68% रहे। दलित महिलाओं के बलात्कार के मामले में 15.4% केवल उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे बलात्कार, लज्जा भंग या प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न तथा विवाह के लिए अपराध की संख्याओं का दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है। श्री आईपीसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े वर्ष 2017 से 19, आईपीसी की क्राइम आईपीसी पूरे देश के 2019 का अपराधों का प्रतिशत है 10.9%। देश में प्रथम 2019 में उत्तर प्रदेश। विशिष्ट अधिनियम स्थानीय कानून SLN देश में प्रथम उत्तर प्रदेश। अपहरण देश में प्रथम उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जात के खिलाफ अपराध अत्याचार देश में प्रथम।
राज्य के खिलाफ अपराध देश में प्रथम, हत्या देश में प्रथम। अभी बहुत है। कहा कि मुख्यमंत्री जी की ये कितना गना रहे हैं, ये प्रथम है। और अभिभाषण में क्या कहा गया है? हर चीज में अपराध में कमी आई है। तो ये प्रथम कहां से? ये जो सरकार का ही तो केंद्रीय गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, केंद्रीय सरकार का रिपोर्ट है सरकार। और तो और माननीय अध्यक्ष जी, इसी अभिभाषण में कहा गया है राम मंदिर के निर्माण के संबंध में कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं। हम लोग भी आभारी हैं। कौन है आभारी? सर्वोच्च न्यायालय कौन है आभारी होगा? वही सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल का राज कायम हो गया है। क्या ये भी मैं झूठ कह रहा हूं? हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती आए दिन बढ़ रही है। ठीक है, अपराधी बंद हैं। कहा था उपाध्याय जी ने कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति, ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। सब ठोको नीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री की गरिमा है, इस कुर्सी की गरिमा है। हम मानते हैं कि जेल में है, हम मानते हैं कि सही अपराधियों का कुछ इनकाउंटर भी हुआ है, हम मानते हैं कि 80% इनकाउंटर फेक हुए हैं, गलत हुए। हम मानते हैं कि अपराधी डर के, भय के मारे मुख्यमंत्री जी के, सरकार के प्रदेश छोड़ करके चले गए। फिर माननीय अध्यक्ष जी, ये हो कहां से रहा है? ये अपराध हो कहां से रहे हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार की खूबसूरती कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और भी ताकत लगा करके, ताकत माने केवल इनकाउंटर नहीं होता है। सरकार का काम किसी का जान लेना नहीं, सरकार का काम जान बचाना है। न्यायालय सजाएं देता है, फांसी की दे या जीवन कारावास दे, जितने का दे। हम अपराधियों पर मुकदमा चला करके उसको हम सजा दिलवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करा। एक नया आया है भूत का नाम तो सब सुने हैं, जिंदा भूत। इस प्रदेश में क्या है? प्रदेश में दुनिया में भूत 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 है कि नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा है पूरी दुनिया में भूत। और उत्तर प्रदेश में एक जीवित भूत आ गया। हम जिंदा हैं, हमको मृत घोषित करके हमारा सारा खेत बाड़ी लिखा ले गया। ऐसा कम से कम सैकड़ों उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। वो घूम रहा है व्यक्ति, अरे साहब हम तो जिंदा हैं, ये हमारा प्रमाण है। तुम जिंदा नहीं हो, तुम तो मरे हुए हो, रिकॉर्ड में ही लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हैं तो मामले बहुत, कहिए तो पढ़ दें, नहीं तो इस तरह की जो मामले हो कि आदमी जिंदा है, उसको मृत दिखला कर उसकी पूरी खेती बाड़ी घर द्वार दिखा दिया गया है, वो दौड़ते दौड़ते थक गया है, मरने के कगार पर है, कोई सुन नहीं रहा है। आप संत हैं, दयावान हैं, ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर के जो जीवित भूत है, भूत शब्द हटवा दीजिए, उसको जीवित रखवाइए। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कई जगह कहे तो नाम पढ़ दें, कहे तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हर जिले में लगभग ये पूरा एक इसका रिकॉर्ड मंगवा लीजिए पूरे प्रदेश से कि ऐसे कितने लोग मुकदमा लड़ रहे हैं जो जीवित हैं और उनको मृत दिखला करके उनकी सारी संपत्ति किसी ने लिखवा लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब हम बैठना चाहते थे तो लोग टोक दे, फिर बोलेंगे।
नहीं, अब आपका सब पढ़ा हुआ मान लिया गया जितना भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर कहता हूं, फिर पढ़ोगे क्या? ये जो अभिभाषण है, अरे मिलते नहीं खत्म कहा करें। छोड़ दें। माननीय अध्यक्ष जी, फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण डपुरसंखी है, ये झुनझुना है, ये बच्चों को मुंह में काठ का लोला जैसा है। काठ का लोला आप नहीं जानते होंगे, सर पूरब में, हम लोग पूरब के आदमी हैं। अगर माँ चूका चौका बर्तन भोजन बना रही है, लड़के को दूध पिलाने लगी, घर में दूध नहीं है, तो एक काठ का लोला बाजार में मिलता है, इधर भी तो मुंह में लगा देती है। वो लड़का खुश होकर के चूसने लगता है उसको, और जब थोड़ी देर चूसने के बाद लगता है तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर रोने लगता है। माँ डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आती है, निकाल करके दूसरा वाला लोला लगा देती है, उसको खूब चूसने लगता है हंस हंस करके। और जब फिर थोड़ी देर के बाद उसमें से कुछ नहीं निकलता है, तो लड़का दहाड़ मार के रोने लगता है। तब माँ दौड़ करके किसी घर से दूध मांग करके बच्चे को दूध पिलाती है। यही काठ का लोला ये बजे, चूसिए, निकलेगा कुछ नहीं। इसमें बेरोजगार, किसान, नौजवान, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर, किसी के हित में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का संशोधन दिया हूं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संशोधन स्वीकार किया जाए और पुनः इन संशोधनों को समायोजित करते हुए एक दूसरा अभिभाषण महामहिम राज्यपाल से इस सदन में पढ़वाया जाए।